सेट कर लिया था। अब आते हैं HTML के हेड टैग के, कितने हेड टैग के चाइल्ड टैग्स होते हैं? 6। दूसरा चाइल्ड टैग का नाम बताइए, बेस। हेड टैग के दूसरे चाइल्ड टैग का नाम है बेस टैग। VS कोड की सेटिंग में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। इशू कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है तो आप लोग लैपटॉप लेके आ जाएं, जब भी आप जावा पढ़ने आएंगे उस समय सेट हो जाएगा। कौन सा चेंज करना है आपको? सेटिंग्स में कहां जा रहे हैं आप? ईशान इशू, VS कोड में कहां जा रहे हो बेटा? ये रहा VS कोड, ये रहा VS कोड की सेटिंग, इसमें कहां जा रहे हो आप? ऑटोमेटिकली यूजर वाला ओपन रहेगा, यूजर वाले में जाना है आपको। वर्क स्पेस में कुछ नहीं करना है आपको, इसको छोड़ दीजिए, यूजर में करना है जो भी चेंजेस करने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब आती है बारी चाइल्ड, अगले चाइल्ड टैग की, हेड टैग के, जिसका नाम है बेस। आप बेस टैग के बारे में समझाने के लिए मुझे आपको आपके वेब पेज पे इमेज लाना सिखाना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं हमारे वेब पेज पे हम इमेज कैसे लाते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं बेस टैग का HTML के अंदर क्या रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं इमेज लाते कैसे हैं। इमेज लाने के लिए करो, पहले करके रखा करो ना बेटा जल्दी से इसको। सर एक्चुअली फीस दे रहा था, फीस पे जब तक किया ना आप जब तक घर वाली को समझा दीजिए 2 मिनट लग रहा है। सबसे पहला काम, जैसा मैंने कहा, इमेज लानी होगी हमें। इमेज लाने के लिए जो पहली चीज आप करते हैं वो ये कि आपको अपने वर्क स्पेस में अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक फोल्डर बनाकर अपनी इमेजेस वहां पे रखनी है, वहां से अपने पेज में उस इमेजेस को पिक करना है। क्या बोला मैंने? इमेज लाने के लिए सबसे पहला काम यह है, आप आपकी वर्क स्पेस में जाएंगे। हमारी वर्क स्पेस का नाम क्या है? हमारी वर्क स्पेस का नाम है फ्रंट एंड एप्स। यहां पर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, जो ऑफिशियल तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो प्रोफेशनल तरीके की टेक्नोलॉजी है, इसलिए हर कहीं इमेज नहीं रख देंगे, डेस्कटॉप पे रख दी, C ड्राइव में रख दी, ऐसा नहीं करते। ऐसा करते हैं तो नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो ऑफिशियल तरीका है वो ये है, आप अपनी वर्क स्पेस के अंदर आकर एक फोल्डर बनाएंगे, और एग्जैक्टली बोलूं तो हम एक नहीं 2 फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि आप मानते हैं किसी भी वेबसाइट में ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ये तीनों मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स यूज हो सकते हैं। वेबसाइट में वीडियोस, ऑडियो भी आ सकता है, इमेजेस भी आ सकती हैं। तो जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है वो ये है कि आप अपनी वर्क स्पेस में आए, वर्क स्पेस में आकर आप राइट क्लिक करके न्यू करें, न्यू से एक फोल्डर बनाएं। फोल्डर का नाम वैसे तो आप कुछ भी दे सकते हैं, बट आमतौर पे या तो इसको नाम दिया जाता है मीडिया, या इसको नाम दिया जाता है एसेट। क्या नाम देते हैं? मीडिया या एसेट। ASSET कॉमर्स का टर्म है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट मतलब जिस पे आपका अधिकार हो, लायबिलिटीज मतलब जो आपकी जिम्मेदारी हो, राइट? ये कॉमर्स का वर्ड है, तो एसेट बोल सकते हैं। मैं एसेट की जगह वर्ड दे रहा हूं मीडिया, वो हमारे लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। बाकी नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट अंडरस्टैंडेबल नाम होता है मीडिया या एसेट्स। अब आप मीडिया में जाएंगे, मीडिया में आप बनाएंगे 3 फोल्डर्स। एक फोल्डर का नाम आप देंगे इमेजेस। याद रखिएगा ये करना कंपलसरी नहीं है, बट ये करना रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। जैसे जावा में जब आप क्लास बनाते हैं, रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि उसके नाम की शुरुआत कैपिटल लेटर से करें। सी में जब आप लोग फंक्शंस वगैरह बनाते हैं, रिकमेंडेड प्रैक्टिस है उसका नाम लोअर केस में रखें। ऐसे रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि अपने फोल्डर का नाम आप इमेजेस देंगे, अगले फोल्डर का नाम आप ऑडियो देंगे। ऑडियो से आपकी मुलाकात कराऊंगा जब हम HTML5 पढ़ेंगे, क्योंकि ऑडियो कंपोनेंट HTML5 लेकर आई है। और तीसरा है जिसका नाम है वीडियो। ठीक है, अब मुझे जो इमेजेस दिखानी है वो मैं रखूंगा इमेजेस फोल्डर में। कहां रखूंगा? अपनी एप्लीकेशन के इमेजेस फोल्डर में। तो इमेजिन करिए मेरे कंप्यूटर में मेरे पास D ड्राइव में ये इमेजेस फोल्डर है, इसमें ढेर सारी इमेजेस हैं, उसमें इसमें से कुछ इमेज मुझे चाहिए।
कौन सी चाहिए मुझे? मान लीजिए मुझे ये चाहिए, लंदन का बिग बेन। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी करा, इसको कॉपी करके अपन इसको पेस्ट करेंगे अपने इमेजेस फोल्डर में। तो ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, नाम रीनेम करके इसको थोड़ा सेंसिबल नाम दे दिया, बिग बेन। पूरा नाम, पूरा नाम आप देख सकते होंगे, बिग बेन जेपीजी। राइट, ये इमेज है। और एक इमेज और ले आते हैं। तो मैं यहां जाता हूं और एक बहुत ही सभ्य इंसान की फोटो यहां से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। दिस इज सेकेंड इमेज। नाउ आई वांट बोथ दीज इमेजेस ऑन माय पेज। याद रखिएगा, इमेज लाने के लिए द टैग टू बी डिस्कस इज आईएमजी। बट हम अभी आईएमजी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आईएमजी बॉडी टैग का पार्ट है और अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है हेड पे। बट जो हेड में हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन, बेस, उसका यूज समझने के लिए हमें थोड़ा सा इमेज लाने के बारे में बातचीत करनी होगी। अब अगर आपको ये इमेज अपने वेब पेज पे शो करनी है, राइट, तो सपोज करिए मैंने यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखा, बिग बेन इज अ फेमस प्लेस इन लंदन। राइट, ये लाइन मैंने लिखी, इसके साथ में चाहता हूं वो बिग बेन की इमेज आ जाए। तो टैग टू बी यूज्ड इज आईएमजी। अब HTML में कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो आपसे कुछ एडिशनल डेटा मांगते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आप सबने प्रोग्रामिंग करी है, थोड़ी थोड़ी करी है। आप प्रोग्रामिंग में फंक्शंस यूज करते हैं। फंक्शन के पैरेंथेसिस में कुछ पास करते हैं, तो आप बोलोगे हाँ, हमको बताया गया, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो जैसे फंक्शन है, HTML में टैग्स एट्रीब्यूट लेते हैं। मैं आपसे अगर पूछूंगा आईएमजी का काम क्या है, तो आप बोलोगे सर इमेज लाना। बट वो इमेज कौन सी है, कौन बताएगा उसको? तो उसको बताएगा एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है एसआरसी। एट्रीब्यूट आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है एसआरसी सेट। इसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा जब हम सीखेंगे रेस्पॉन्सिव वेब पेजेस कैसे बनाते हैं। रेस्पॉन्सिव ये क्या होते हैं? ऐसी वेबसाइट्स जिन्हें आप अलग अलग डिवाइसेस पे अगर ओपन करें तो वो अपना लेआउट डिवाइस के हिसाब से कर लेती हैं चेंज। फॉर एग्जांपल, अगर आप sclive.in को इस स्क्रीन पे खोलेंगे तो आप देखेंगे वो आपको मल्टीपल कॉलम्स में अपना आउटपुट दिखाएगी। जब आप उसको मोबाइल पे खोलेंगे तो मल्टीपल कॉलम्स की जगह आउटपुट सिंगल कॉलम पे आएगा। ऐसी वेबसाइट जो डिवाइस के अनुसार अपने आप को बदल ले उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, जो आज के एरा की सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है। और जब आप अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव करते हैं तब आप अगला एट्रीब्यूट यूज कर देंगे विच इज एसआरसी सेट। तो अभी एसआरसी सेट को इग्नोर करते हैं, अभी हम यूज करते हैं एसआरसी। और अब एसआरसी को आप इमेज का देंगे पाथ। क्या देंगे? पाथ। आप बताइए इमेज कहां पर है? बिग बेन डॉट जेपीजी कहां पर है? तो आप बोलोगे सर इमेजेस में। इमेजेस कहां पर है? मीडिया में। तो मैं यहां पर लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर मीडिया। गौर करिएगा, वीएस कोड मुझे सजेस्ट करेगा। मीडिया के अंदर हमारे पास कितने फोल्डर हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। मीडिया के अंदर हमारे पास, वेरी गुड, मीडिया मीडिया के अंदर हमारे पास 3 फोल्डर हैं। तो मैं यहां लगाऊंगा /। इन 3 में से चूज करूंगा इमेजेस, इसमें से चूज करूंगा बिग बेन डॉट जेपीजी। ये लिखकर हम इमेज टैग को क्लोज कर देंगे। याद रहे इमेज टैग भी सिंगलटन टैग है, तो इसका अलग से क्लोजिंग टैग नहीं लगता। और जिनका लगता है वो क्या होते हैं? जिनका लगता है वो कहलाते हैं कंटेनर टैग। ये है सिंगलटन टैग। ठीक है, ये हमने इमेज पुल कर ली, सेव करा, पेज को रन कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो बिग बेन का टेक्स्ट और बिग बेन की इमेज आ जानी चाहिए। दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर ये टेक्स्ट नीचे क्यों आ गया? ये हम सब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सीएसएस। ये टेक्स्ट नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, उस साइड कैसे जाएगा? क्योंकि वेबसाइट पे तो ये दिखता है इमेज इधर होती है और इधर उसके डिस्क्रिप्शन होता है। ऐसा दिखता है आपको, आप देखिएगा कभी Amazon पे जब आप प्रोडक्ट्स देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट की इमेज होगी, राइट हैंड साइड पे उसका डिस्क्रिप्शन होगा। ये सब कौन करेगा? ये करेगी सीएसएस। ये HTML का काम नहीं है। अभी आप सिर्फ फोकस कैसे ला रहे हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं मुझे वो sachin.jpg भी चाहिए। एसआरसी का यूज हर्ष ये बताने के लिए है कि हम इमेज कौन सी लेना चाहते हैं। एसआरसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, और एसआरसी से हम ये बताते हैं HTML को कि हम जो इमेज चाह रहे हैं उसकी लोकेशन या पाथ कौन सा है। एसआरसी का फुल फॉर्म गेस कीजिए, आप लोग गेस कीजिए। एसआरसी फॉर सोर्स, पूरा नाम इमेज सोर्स।
ये बताना पड़ेगा कौन सी इमेज आपको चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसके बाद चाहता हूं अगला टेस्ट आ जाए, माय नेम इज सचिन एंड आई वर्क एट SCA, राइट, ये मैंने एक लाइन लिखी और ये लाइन लिखने के बाद मैं चाहता हूं मेरी वाली इमेज पिक कर लूं, तो IMG के बाद SRC इज इक्वल्स टू अगेन द सेम अप्रोच, मीडिया, वेरी गुड, मीडिया के बाद फॉरवर्ड स्लैश करके इमेजेस के बाद फॉरवर्ड स्लैश करके sachin.jpg, ठीक है, इसको भी मैंने सेव करा। जब मैं आउटपुट में जाकर देखूंगा मुझे दोनों इमेजेस दिखनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये एक रो में क्यों आ रही है, आपने तो यहां रो चेंज करी है। HTML आपके द्वारा टाइप करे गए एंटर को नहीं समझता, राइट, जैसे C लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज आपके एंटर को नहीं समझते, उनके लिए चाहिए होता है \n। ऐसे HTML में अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो एक टैग चाहिए होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, शॉर्ट में नाम सुन लीजिए, उसको हम बोलते हैं BR फॉर लाइन ब्रेक। Every time you will put a BR tag, output will shift to the next row. तो मैं चाहता हूं my name is Sachin and I work at SCA नेक्स्ट रो में आ जाए, तो इसके पहले लगा दूंगा एक BR टैग, फाइन। अब आप अगर आउटपुट को नोटिस करें तो आपको आउटपुट में दोनों टेक्स्ट और दोनों इमेजेस दिखेंगी। मैं फिर बता दूं, ये बड़ी ये छोटी अजीब सर, ये सब कुछ हैंडल करेगी CSS। अभी हम लेआउटिंग पे नहीं है, अभी हम साइट को सुंदर बनाना नहीं सीख रहे हैं, अभी तो सिर्फ सीख रहे हैं इमेज फुल कैसे होती है। अब नोटिस कीजिए इस कोड में आपको एक चीज नजर आएगी, कलर लाइट कर दूंगी, बैकग्राउंड में दिक्कत हो रही है देखने में। आप लोगों को विजिबिलिटी में कुछ इश्यू हो रहा है VS कोड में, कलर चेंज करूं? थीम भी बदल दूं फिर? अभी ठीक है, क्लियर, राइट, ठीक है। तो अब नोटिस करिए इस आउटपुट में आपको एक चीज दिखेगी, वो ये कि जो मेरी इमेज का पाथ है वो दोनों में इनिशियली सेम है। नोटिस करा आपने, सिर्फ डिफरेंस इमेज के नाम में, पहले वाले में बिग बेन, दूसरे वाले में sachin.jpg। बाकी पाथ आप नोटिस करिए, मीडिया/इमेजेस दोनों में बिल्कुल सेम है। इफ यू विश, अगर आप चाहें तो आप ये पूरा पाथ लिखने से अपने आप को बचा सकते हैं। ये पाथ आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ एक बार, ताकि आपको IMG में सिर्फ देना पड़े इमेज का नाम। वो कैसे करते हैं? तो वो करने के लिए इस पाथ को यहां से और इस पाथ को आप यहां से डिलीट कर दें, ठीक, यहां सिर्फ इमेजेस का नाम रहने दें। अगर आपको लग रहा है सर अभी कोड चलाएं, तो अभी अगर हम ये पेज चलाएं तो इमेज नहीं दिखेगी, और जब इमेज नहीं दिखती है उसको हम बोलते हैं ब्रोकन इमेज। आप देखते होंगे कई बार वेबसाइट में अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है, इमेज नहीं आती है, तो एक छोटा सा आइकन बनाता है, उस पर रेड कलर का लगा रहता है क्रॉस, ये दिखाने के लिए कि यहाँ इमेज आनी थी बट एक्चुअली में इमेज नहीं आ पाई। तो मेरे पेज में भी अब इमेज नहीं आ पाएगी क्योंकि मैंने पाथ अधूरा दिया है, एज यू कैन सी, ये देखिए, इसको बोलते हैं ब्रोकन इमेज, राइट। अब आपको ये बताने के लिए कि ये इमेजेस का पाथ मीडिया इमेजेस है, आप जाएंगे हेड सेक्शन में, हेड सेक्शन में जाकर आप यूज करेंगे बेस टैग। बेस टैग का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है HREF। HREF का फुल फॉर्म है हाइपर लिंक रेफरेंस। बोलिए वापस, हाइपर लिंक रेफरेंस। और ये मत सोचेगा आप अपने मन से अजीब अजीब नाम क्यों ले रहे हैं, ये मैं मेरे मन से नहीं ले रहा हूं, ये HTML का सिंटेक्स है। जैसे C में printf का नाम printf ही है, मैंने नहीं दिया है। ऐसे IMG, बेस, HREF, SRC, ये सारे HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट के नाम फिक्स हैं और आपको इन्हीं नामों को करना है पेज में यूज। अब HREF के अंदर आप बताएंगे बेस तक का पाथ। बेस तक का पाथ मतलब इमेजेस के पेरेंट फोल्डर तक का पाथ। बोलिए तो वो क्या है? मीडिया/इमेजेस। तो आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी सिर्फ एक बार, इसको कर देंगे आप क्लोज। बेस का भी याद रखिएगा, क्लोजिंग टैग नहीं होता। सेव कीजिए एंड नाउ व्हेन योर कोड विल रन ऑटोमेटिकली द इमेजेस विल बी फेच्ड। तो बताइए बेस टैग का क्या रोल है?
सिंपल जवाब है, बेस टैग का रोल है हमारे वेब पेज में बेस यूआरएल सेट करना। और ये कितने टैग्स की मदद करता है? ये 3 टैग्स की मदद करता है। आपने अभी एक टैग पढ़ा है जिसका नाम है आईएमजी। आईएमजी के अलावा ये मदद करता है एंकर टैग की। एंकर वो टैग होता है जिससे लिंक्स बनते हैं। लिंक समझते हैं? वेबसाइट में ऊपर मेन्यू बार देखता है, उसमें लिखा होता है अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज। क्लिक करते हैं तो आपका पेज चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन एंकर टैग। और ये तीसरी हेल्प हमारी करता है एक और टैग के लिए जिसका नाम होता है लिंक टैग। लिंक टैग अभी नहीं पढ़ा अपन ने, आगे पढ़ेंगे। इन शॉर्ट बस याद रख लीजिएगा, बेस टैग 3 टैग्स के लिए बेस यूआरएल सेट करता है, और ये 3 टैग्स हैं आईएमजी, एंकर और लिंक टैग। लिखिए बेस टैग की थ्योरी फटाफट, फिर ये एग्जांपल उतारिएगा। सर ये इमेज तो आपके पास डाउनलोड थी वेबसाइट से। अरे बहुत बढ़िया सवाल है अंकुश, बहुत ही बढ़िया सवाल है। वेबसाइट से अगर इमेज मुझे डायरेक्ट चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा? अभी दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकल। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। कि अगर मुझे किसी वेबसाइट से इमेज सीधे उतारनी हो तो मैं क्या करूंगा? निखिल, एचआरईएफ एक एट्रीब्यूट होता है जो हम लोग यूज करते हैं अलोंग विद बेस टैग, और इस एट्रीब्यूट से अलोंग विद बेस टैग और इस एट्रीब्यूट से हम बेस पाथ सेट करते हैं। बेस पाथ का मतलब कॉमन पाथ। इन दोनों इमेजेस का कॉमन पाथ था, ये दोनों इमेजेस आ रही थी मीडिया स्लैश इमेजेस से। सो वो जो कॉमन पाथ है वो हम लोग सेट कर देते हैं बेस के अंदर। ठीक है? मेरे सिस्टम पे रन करने पर सेकंड इमेज नहीं आ रही है। कृतिका आप जरूर कुछ मिस्टेक कर रहे होगे, इसलिए नहीं आ रही है। सर ये एंकर क्या है? पढ़ेंगे आगे एंकर क्या है। एंकर वो टैग होता है जिसके मदद से आप लिंक्स बनाते हैं अपने पेज पे। जैसे नोटिस करिए, अगर मैं ओपन करता हूं sclive.in, अब आप चेक करिए sclive.in में आपको ऊपर नेविगेशन बार दिख रहा है? बाकी लोग भी बताएं हाँ या ना दिख रहा है। मैं इस बार की बात कर रहा हूं, ये वाला जो बार आपको दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज नेविगेशन बार। नोटिस करिए, ये वाली चीजें लाने के लिए आप जो टैग यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ए टैग। ए टैग को ही मैं बोल रहा हूं एंकर टैग। और ये चीजें आपको गूगल के होम पेज पे भी दिखती हैं। अगर आप गूगल के होम पेज को ध्यान से देखें तो एक्सट्रीम राइट पे ऊपर टॉप पे जीमेल लिखा रहता है। आप क्लिक करते हैं तो आप जीमेल पे चले जाते हैं। राइट, नीचे लिखा था आई एम फीलिंग लकी, है ना? वो सारी चीजें जो आप देख रहे हैं दे आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस टैग हुज नेम इज ए, जिसका फुल फॉर्म होता है एंकर टैग। इन शॉर्ट, आप जब कोई वेबसाइट बनाएंगे, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि उस वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस हो? यस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो आप यूजर को चाहेंगे ना एक पेज से दूसरी पेज पे जाने का नेविगेशन लिंक दें, वो देने के लिए हम लोग यूज करते हैं ए टैग। जैसे अगर आपको इस पेज में, इस वेबसाइट में कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है, तो आप कैसे जाओगे कॉन्टैक्ट पेज पे? आप बताओ। तो आपका जवाब होगा कॉन्टैक्ट पे टैप करेंगे। ये जैसे ही आप कॉन्टैक्ट पे टैप करेंगे और आप आ गए कॉन्टैक्ट अस पे, ये आपके लिए जनरेट करा है ए टैग ने। ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। अब तो आ ही गया होगा आपको। इस पे आइए, राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट पे जाइए, कहीं ना कहीं लिखा हुआ आपको दिखेगा ए टैग। चेक करिए, लिखा हुआ दिख रहा है ए, दिस इज फॉर एंकर। अभी क्लियर हुआ मोहित? चलूं आगे? चलिए तो शुरू करिए बेस टैग के बारे में। दिस इज आर सेकेंड चाइल्ड टैग ऑफ हेड टैग, बेस टैग। पर्पस लिखिए। पॉइंट नंबर 1, इट इज द चाइल्ड टैग ऑफ हेड टैग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वी यूज इट टू सेट द बेस यूआरएल, यूआरएल मतलब पाथ, फॉर आईएमजी कॉमा ए
और तीसरा टैग कौन सा भूल गए? लिंक टैग, LINK, लिंक टैग। सिंटेक्स क्या होता है बेस टैग का बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। वी राइट बेस, बेस के बाद HREF, ये बेस का क्या है? ये बेस का एट्रीब्यूट है। HREF में आप मेंशन करते हैं बेस पाथ, राइट? उसके बाद बेस टैग को कर देते हैं क्लोज। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा बेस, बेस के बाद मैंने कहा HREF इज इक्वल्स टू मीडिया स्लैश इमेजेस। हो गया? बदलू? डन। कोड पे आ जाएं। आप पूरा कोड मत उतारिएगा, सिर्फ हेड और IMG तक का पार्ट ले लें। डॉक टाइप, HTML, इवन टाइटल की भी आपको जरूरत नहीं है। जो एक्चुअल कोड है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। सिर्फ अभी के लिए जो जरूरी पार्ट है वो नोट डाउन कर लें। लास्ट में /IMG में आपकी चॉइस है। एक्चुअल में अश्विन वो मैं नहीं लगा रहा हूं, वो अपने आप आ रहा है ऑटोमेटिकली। जो हमने प्रिटेयर इंस्टॉल करा हुआ है, जब हम सेव कर रहे हैं वो प्रिटेयर अपने आप लगा दे रहा है। नोटिस करा? IMG के लास्ट में, बेस के लास्ट में अपने आप प्रिटेयर की तरफ से ये टैग आ रहा है। बिल्कुल BR में भी आ रहा है, क्योंकि जो सिंगलटन टैग्स होते हैं उनकी क्लोजिंग के लिए / यूज करा जाता है, राइट? ये HTML5 का स्टैंडर्ड है, इसलिए प्रिटेयर ये कर रहा है। ऑटो रीनेम टैग तो अगर आप ओपनिंग टैग देते हैं तो क्लोजिंग टैग लगा देता है, वो ये है। ऑटो रीनेम में अगर आपने कोई टैग का नाम बदला तो वो उसके बदल देगा। ये / जो आ रहा है तो प्रिटेयर की तरफ से आ रहा है। हो गया कोड। जी ईशान, BR एक सिंगल टैग है। सिंगल टैग नहीं बोलते, सिंगल टन बोलते हैं। सिंगल अपन लोगों की लाइफ में होते हैं, टैग की लाइफ में सिंगल टन होते हैं। सिंगल टन टैग्स। चलो आगे लिख लिया, हटाओ। दो बेस पाथ नहीं आ पाएंगे, बताता हूं मैं। अगर आपको दो बेस पाथ चाहिए हो तो आप क्या करेंगे? अंकुश, अगर आप बेस टैग को मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, हर अगला बेस टैग पिछले वाले के पाथ को रिप्लेस कर देगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैं कहूं A = 10, A = 20, A = 30, तो फाइनली A में क्या रहा? 30। ऐसे आप बेस टैग को 3 बार लिख देंगे तो तीसरा वाला बेस टैग एक्टिव हो जाएगा, बाकी 2 रिप्लेस हो जाएंगे। सर इमेज इंसर्ट करना है विद ऑडियो, पहले ऑडियो लाना तो सीखें। वो ऑडियो सीखेंगे जब HTML5 में आएंगे। बेस टैग में दिक्कत क्यों आती है? दिक्कत आपको आ रही होगी बेटा, कुछ गलती कर रहे होगे इसलिए। ऐसे थोड़ी आती है दिक्कत। दिक्कत आपने कुछ मिस्टेक कर दी होगी, तो आप लोग ऐप पे हो ना, SC लाइव ऐप पे, अपना कोड और आउटपुट पेस्ट करो, टीम आपकी हेल्प कर देगी। आगे बढ़ू?
चलिए, अब आपका डाउट था सर ये तो आपने अपनी सेव्ड इमेजेस दिखा दी, मुझे इंटरनेट से कोई इमेज दिखानी हो तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो पहली बात तो याद रखिएगा, इंटरनेट पे किसी भी साइट पे जाकर इमेज दिखाना मत कीजिएगा, वो कॉपीराइट के खिलाफ है। मैं कर लूंगा क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट की इमेज लाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं किसी की भी वेबसाइट पे गए, उसकी इमेज बहुत सुंदर लगी, अपनी साइट पे ले आए, लाइक कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगी, राइट? ये आप यूट्यूब चैनल पे भी लोगों को सुनते होंगे, हम लोग जो वीडियो पोस्ट करते हैं उसमें एक साउंड ले ली थी हमने बैकग्राउंड किसी की, उसने हमारे ऊपर स्ट्राइक कर दी, फिर हमने उसको बोला हाँ भैया सॉरी हम साउंड बदलते हैं। तो ऐसा बहुत होता है इंटरनेट पे। आप अभी घर पे बैठ के प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कल को साइट लाइव होगी और आप कोई सुंदर सी पिक्चर लाए और वो किसी और वेबसाइट की प्रॉपर्टी थी तो वो कॉपीराइट कर देगा। इसलिए दुनिया में कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इमेजेस अप्लाई करती हैं, आप उनसे इमेजेस लीजिए। उनमें से एक वेबसाइट का नाम है freepik.com, दूसरी का नाम है pexels.com, तीसरी का नाम है unsplash.com। क्या नाम है? freepik.com, pexels.com, pexel पिक्सल नहीं, pexel.com, unsplash.com। आप इनसे जाकर इमेजेस उठा सकते हैं, इनकी सारी इमेजेस रॉयल्टी फ्री हैं, कॉपीराइट फ्री हैं। लेकिन ऐसे किसी भी वेबसाइट पे जाकर इमेज उठाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है किसी के घर के बाहर से निकल रहे हैं, वहां बाहर सोफा अच्छा लगा ले गए अपने घर, ऐसे नहीं ले जाएंगे आप, ठीक? तो सेम चीज यहां पर है। अब मैं आपको इमेज लाके दिखा देता हूं SC लाइव से, और फिर आपको वो वेबसाइट भी बता देता हूं जहां से आप ये काम अपने घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। फिलहाल SC लाइव पे चलते हैं, ठीक है? ये SC लाइव की वेबसाइट है, इसमें हम चलते हैं ऑन कोर्सेस। जब हम कोर्सेस पे जाएंगे तो आप नोटिस करिए नीचे आपको कोर्सेस से रिलेटेड कुछ इमेजेस दिखेंगी। हम जाते हैं सी प्रोग्रामिंग वाली इमेज पे, ठीक? ये एक इमेज खुल रही है जिसपे लिखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग। मेरे को ये इमेज अपनी वेबसाइट पे दिखानी है इस समय ये SC लाइव की वेबसाइट पे। मैं चाहता हूं ये इमेज मेरे वेब पेज पे आ जाए। बहुत सिंपल है, इस इमेज पे करिए आप राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी इमेज एड्रेस, मिल रहा है? कॉपी इमेज एड्रेस, इसको कॉपी कर लीजिए आप, राइट? ये इस इमेज का एड्रेस है। इंटरनेट की भाषा में एड्रेस नहीं बोलते, इंटरनेट की भाषा में बोलते हैं URL। तो ये इस इमेज का URL कॉपी हो गया। अगर आपको लग रहा है देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, इनफैक्ट आप अपने ब्राउजर में इसे खोल भी सकते हैं। तो मैं ब्राउजर ओपन करता हूं और ब्राउजर में जाकर सिर्फ इस इमेज के पाथ को पेस्ट करता हूं। ये कॉपी हो गया है, Ctrl+V से मैंने पेस्ट करा। अब SC लाइव वेबसाइट नहीं खुलेगी, सिर्फ वो इमेज खुलेगी, करेक्ट? तो ये हो गया कि इमेज का पाथ आपके पास आ चुका है। इस इमेज के पाथ को मैंने कॉपी करा, यहां भी आप नोटिस करिए तो आपको दिखेगा SC लाइव बनाते वक्त भी फोल्डर यूज हुआ है, मीडिया की जगह SX। ऐसे हर वेबसाइट में आपको दिखेगा फोल्डर होगा, उसके अंदर इमेजेस, ऑडियो, मीडिया, ये सब आपको मिलेगा। बहरहाल तो मैंने ये इमेज कॉपी कर ली। अब इस पेज को थोड़ा SC लाइव के हिसाब से बना देते हैं। तो मैंने ये पूरा टेक्स्ट हटाया, यहां मैंने लिखा SCA इज अ प्रीमियर IT एजुकेशनल इंस्टीट्यूट offering following courses, right? After this courses I want images should appear। तो मैंने IMG टैग लिखा, IMG के बाद SRC लिखा, इक्वल टू लगाया, और इक्वल टू में अभी मैं बेस हटा रहा हूं, है ना, ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू में इमेज का पूरा पाथ अपन करेंगे पेस्ट। क्या था वो पाथ? अगर आपने पढ़ा हो तो HTTPS से स्टार्ट होकर और वो TNG तक, तो वो पूरा आप यहां पे कर दोगे पेस्ट, राइट? तो ये हो गया HTTPS sclive.in assets images वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? ये हमारे C लैंग्वेज के कोर्स की इमेज आ गई। मैं चाहता हूं इसके बाद हम एक इमेज और ला पाए, तो मैं SC लाइव पे गया दोबारा, और इस बार मैंने जावा की इमेज पिक करी, क्लिक करा, दिस इज कोर जावा डेवलपमेंट इमेज। सेम प्रोसेस, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, PS कोड में आया, और यहां पर फिर कहा मैंने IMG SRC इज इक्वल टू, और इसमें पेस्ट कर दिया मैंने पाथ, ठीक है? सेव करा, राइट? चेक करिए पेज को रन करके,
आउटपुट में आपको ये दोनों इमेजेस दिख जानी चाहिए। अब इसमें भी आप नोटिस करिए, मैं जबरदस्ती HTTPS से लेकर कोर्स डिटेल तक का पाथ 2 बार लिख रहा हूं। दोनों में क्या ये पाथ सेम है? यस, आई कैन डू अ स्मार्ट प्रोग्रामिंग, और वो ये है कि मैं ये पूरा पाथ यहां से यहां तक कट कर लूं, ऊपर चलूं, यहां कर फटाफट फटाफट बेस टैग बनाऊं, HREF लिखूं, इक्वल टू लगाऊं, इस पाथ को कर दूं यहां पर पेस्ट, ठीक है, सेव करूं और यहां से इसको कर दूं ड्रॉप, लाइक दिस। सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब आप चेक करिए, आउटपुट रिमेन सेम, जबकि आपको जो है वो देना पड़ा सिर्फ एक बार। ये क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है 2 बेस होते तो जैसा मैंने कहा 2 बेस होते तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले को कर देता रिप्लेस, इसलिए बेस टैग में HREF आएगा एक बार। तीसरा डाउट, सर मैं 2 अलग अलग वेबसाइट से इमेज ला रहा होता तो? अभी तो सर दोनों SCA लाइव से आ रही हैं, एक सर SCA लाइव से ला रहा हूं, एक RGPV से ला रहा हूं, फिर क्या करूंगा मैं? तो फिर आपको या तो SCA लाइव का बेस यहां देना पड़ेगा और RGPV का पूरा पाथ देना पड़ेगा, या RGPV का बेस दे दीजिए और SCA लाइव का दे दीजिए पूरा पाथ। अब ये जो पूरा पाथ मैं बोल रहा हूं ये भी गंवारों वाली भाषा है, इसको इंटरनेट प्रोग्रामिंग में बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पाथ। तो जो अभी आप यहां देख रहे थे ना HTTPS करके पूरा, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। तो आपको एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा अगर 2 अलग अलग वेबसाइट से आप इमेज पुल कर रहे हैं, और अगर आप एक ही वेबसाइट से पुल कर रहे हैं तो जो बेस URL है वो डाल दीजिए बेस टैग में, बाकी पाथ आपको करना पड़ेगा मेंशन। ठीक है। अब आप उतार लीजिए इस एग्जांपल को भी, टाइटल डाल लीजिएगा पुलिंग इमेजेस फ्रॉम वेबसाइट्स, और ये प्रोग्राम का प्रैक्टिकल करते वक्त इंटरनेट ऑन होना चाहिए। यस, यही एक ड्रॉबैक है, ये पर्टिकुलर कोड का प्रैक्टिकल करते वक्त इंटरनेट ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट से इमेज पुल कर रहा है, आपकी लोकल मशीन से पुल नहीं कर रहा है। नहीं, आपके पीसी में सेव नहीं होंगी ये इंटरनेट पे ही है, इंटरनेट से ही आएंगी। पीसी पे सेव करना है तो फिर डाउनलोड करिए, सेव करिए, फिर यूज करिए। वो मैं करवा देता हूं आपको पिक्सल से। सर बिना बेस के भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बोला, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये फिर आपको एब्सोल्यूट यूआरएल देना पड़ेगा दोनों बार, अगर आप बेस नहीं देते हैं तो। ये इमेज हटा दी तो ये इमेज आपके यहाँ भी आना बंद हो जाएगी, इसीलिए तो इस तरह से इमेज लाना सही तरीका नहीं है। कल को मैंने इमेज हटा दी, इमेज का पाथ बदल दिया, वहां चेंज करूंगा और आपकी वेबसाइट पे फर्क पड़ जाएगा। इसलिए रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है, आप इमेज को अपने फोल्डर में रखें, अपने फोल्डर से सर्व करें। तो ये इमेजेस भी आप नोटिस करिए हमारे SCA लाइव के फोल्डर में तो है, हम भी तो इसको कहीं से ला सकते थे, बट हम लोगों ने इसे डिजाइन करा, सेव करा, रखा, फिर पुल करा अपने कोड के अंदर। इसलिए डायरेक्ट वेबसाइट से इमेज लाना थोड़ा रिस्की भी है, कॉपीराइट इश्यूज भी हो सकते हैं। हो गया? दुर्गेश, BR टैग का बस इतना ही सा काम है जो \n का होता है। BR टैग का काम होता है आपके वेब पेज पे लाइन ब्रेक कर देना। हर्ष, मैंने अभी समझाया, 2 बेस टैग यूज करेंगे तो क्या होगा? 2 बेस टैग यूज करेंगे तो अगला वाला बेस टैग पिछले वाले बेस टैग को रिप्लेस कर देगा, इसलिए 2 बेस टैग यूज करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 2 अलग अलग वेबसाइट से इमेजेस चाहिए तो आपको देना पड़ेगा एब्सोल्यूट यूआरएल। क्लियर? HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपर लिंक रेफरेंस, लिख देता हूं मैं, HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर लिंक रेफरेंस। राइट? और ये HREF, SRC, ये सब क्या है? व्हाट आर दे आर एट्रीब्यूट्स। हर टैग में से कुछ टैग आपको ऐसे मिलेंगे
जो कुछ एडिशनल डेटा लेंगे, और वो एडिशनल डेटा वी कॉल इट एट्रीब्यूट्स। क्लियर? हटा दूं क्या? जी जी जी। दोनों का यही बेस माना जाएगा, पता करने की जरूरत ही नहीं है। आपने यहाँ पे सिर्फ इमेज का नाम दिया है ना, तो दोनों इमेजेस के लिए यही बेस टैग है। इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है सर दूसरी इमेज किसी और वेबसाइट की है, तो आपको उसका कंप्लीट यूआरएल करना पड़ेगा मेंशन। समझे आप? राइट, मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए। अब हम उस वेबसाइट पे चलते हैं जो हमें फ्री इमेजेस ऑफर करती है। क्या नाम लिया मैंने? मैंने आपको नाम बताया पेक्सल्स। राइट, इस वेबसाइट पे चलिए आप, पेक्सल्स पे। तो आप देख सकते हैं, जैसे आप पेक्सल्स पे जाएंगे, साफ लिखा होगा इनकी इमेजेस रॉयल्टी फ्री हैं, कोई कॉपीराइट का इशू इनकी इमेजेस पे आपको नहीं होगा। ठीक है, अब आपको जो इमेज चाहिए वैसी इमेज आप यहां सर्च करिए। तो मुझे चाहिए बारिश से रिलेटेड कुछ इमेज, तो मैंने कहा रेन्स। तो आप नोटिस करिए रेन से रिलेटेड कुछ इमेजेस आ गई। अब मुझे ये वाली इमेज चाहिए, करेक्ट? दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आप इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके अपने इमेजेस फोल्डर में रख दें और वहां से इसे यूज कर लें। दूसरा ऑप्शन, राइट क्लिक कीजिए, इसमें भी आपको मिल रहा होगा कॉपी इमेज एड्रेस। अब जरा ध्यान से देखिए और खुद ही जवाब दीजिए मेरे अगले सवाल का। इमेज का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर ये पेक्सल्स फोटो 39811.jpg, ये इस इमेज का नाम है। राइट, ये जो आगे आप देख रहे हैं ये क्या है? ये इस इमेज का पाथ है। अगर मैं सिर्फ ये नाम पास करता हूं IMG के SRC में, ये नाम, तो इमेज ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि मेरे पेज में जो बेस टैग सेट है वो sclive.in का सेट है। तो वे ब्राउजर किसको रिक्वेस्ट भेजेगा इस इमेज के लिए? sclive.in को, और sclive.in के पास ये इमेज नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? वो बेस ला दूं? वो भी नहीं ला सकता, वो बेस ही रहने दूं, और ये पूरा पाथ अपने IMG में करूं मेंशन। आया नहीं आया समझ? दो वेबसाइट से इमेज लाना। तो अगर आपको लग रहा है आपको दो वेबसाइट से लाना है, तो फिर अब आप इस पूरे पाथ को करेंगे कॉपी। ठीक है, इस VS कोड में आकर एक और IMG टैग लगा दें आप। तो मैंने एक BR दिया, BR के बाद BR, ठीक है, BR के बाद रेंस, राइट, और यहां मैंने कहा IMG SRC इज इक्वल्स टू, और ये पूरा पाथ आप कर दीजिए पेस्ट। अब रन कीजिए, आउटपुट चेक कीजिए, अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो आपके होम पेज पे तीनों इमेजेस आ जानी चाहिए। वो उसकी साइज वगैरह थी, ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, तो ये सबसे बड़ी साइज की इमेज रही होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब अगर नोटिस करिए, मैं ये वाला पाथ हटा देता हूं, ये सोचकर कि सर ने तो बोला था खाली इमेज का नाम देना है, दीजिए आप खाली इमेज का नाम। यही है ना इमेज का नाम, JPG वाला, राइट? अब आप चेक करिए, इमेज ब्रेक हो गई। नीचे दिख रहा है आपको ब्रेक होने वाला लोगो। तो बेस टैग दो नहीं आ सकते, बेस टैग एक ही आएगा। अगर 10 अलग अलग वेबसाइट से इमेज आ रही है तो बेस टैग के HREF में किसी एक का नाम होगा, बाकियों का देना पड़ेगा एब्सोल्यूट URL। आपके फ्रेंड ने पूछा था कैसे पता चल रहा है कि ये कौन से वाले बेस टैग से कनेक्टेड है या कौन से वाली इमेज से है? ब्राउजर ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएगा, वो देखेगा आपने यहां पर पाथ दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है आपने पाथ, आपने सिर्फ इमेज का नाम दिया है। तो वो ये एज्यूम कर लेगा कि जैसे कोर जावा सी प्रोग्रामिंग आ रही है फ्रॉम sclive.in, ये रेंस वाली इमेज भी आ रही होगी फ्रॉम sclive.in। sclive.in के सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया होगा ये इमेज मेरे पास नहीं है, तो ब्राउजर ने आपके वेब पेज पे वो ब्रोकन इमेज का दिखा दिया लोगो। आई बात समझ? तो बेस टैग एक ही बार आप देंगे, बाकी जगह आपको देना पड़ेगा एब्सोल्यूट URL। जी सुनील, अगर अगर लिंक टैग का एक बेस टैग बनाए, सबके लिए कॉमन बेस रहेगा, एक ही बेस रहेगा, वो लिंक अभी तभी बनेगा जब सबके लिए बेस URL सेम हो।
अलग अलग के लिए नहीं बना सकते, बेस टैग एक ही रहेगा। वो आप तभी करिए जब आपको एंकर के लिए भी जो लिंक देना हो वो वही पाथ पे हो जिस पाथ पे इमेज है, ठीक है। अदरवाइज आप एब्सोल्यूट यूआरएल दीजिए। क्लियर हो गया, समझ आ गया? रुचि में आपका सवाल नहीं समझा। कंप्लीट यूआरएल कॉपी करेंगे तो फिर बेस टैग को ब्राउजर नहीं पढ़ेगा। आप लोगों ने समझा? कंप्लीट यूआरएल कॉपी करेंगे तो बेस टैग को ब्राउजर नहीं पढ़ेगा। कंप्लीट यूआरएल ना देकर सिर्फ इमेज का नाम देंगे तो ब्राउजर सोच लेगा कि लगा देना है बेस टैग। अब भी समझ आई बात? ओके रुचि, आपका डाउट क्लियर हो गया? सर इट ओनली शोज वन इमेज। पूजा कुछ गड़बड़ करी होगी बेटा। ओनली वन इमेज मतलब मैं समझा नहीं। सर अगर मैं लिंक से पिक लाया, लिंक से पिक कैसे लाते हैं बोला, ये क्या होता है? मल्टीपल इमेजेस कहां से ला रहे हैं? When we add multiple images, it shows one at a time. आपने इमेजेस फोल्डर में मल्टीपल इमेजेस रखी हैं पूजा? जवाब दें पूजा, मैं रुका हूं आपके आंसर के लिए। आपने इमेजेस फोल्डर इमेजेस रखी हैं क्या? नहीं आरोही, बेस टैग लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बेस टैग हमारे लिए चीजें तब आसान कर देता है जब हमारे पास एक ही वेबसाइट से या एक ही बेस यूआरएल से बहुत सारी इमेजेस लाने का रिस्ट्रिक्शन हो, तो हम उनका पाथ बेस टैग में लिख देते हैं और इमेज एक ही बार लिखनी पड़ती है हमें। फिर हमें बेस टैग मेंशन करना पड़ेगा बस एक बार, फिर बस ये फायदा है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ूं अब तो? वेरी गुड। आप लोगों का कोई डाउट? क्लियर हो गया? दोनों बात समझ में आ गई? शाबाश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हेड टैग के तीसरे चाइल्ड टैग के बारे में बातचीत होगी, ठीक है। सर ये बिग बैंड डॉट जेपीजी और सचिन डॉट जेपीजी को डबल ब्रेस में लेना जरूरी है क्या? डबल ब्रेस, डबल कोट्स में जी, डबल कोट्स में इसलिए क्योंकि ना जो पूरा पाथ आप दे रहे हैं वो स्ट्रिंग स्टाइल में है, तो एचटीएमएल में हम डेटा डबल कोट्स में पास करते हैं ये बताने के लिए कि ये चीज स्ट्रिंग स्टाइल में है। नहीं करेंगे तो कुछ ब्राउजर सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सर्वर से पिक आती हैं या डेटाबेस से पिक आती हैं, डिपेंड करता है करुणा कि ये पिक सर्वर पे कहां रखी गई है। जब मैं सर्वर सेटअप करूंगा, जो हम बैकएंड पढ़ते वक्त सीखेंगे, तो मेरी चॉइस होगी, मैं इमेज को डेटाबेस में भी रख सकता हूं और मैं इमेज को सर्वर की हार्ड डिस्क पे भी रख सकता हूं। ओके, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट टैग पे, दैट इज स्टाइल टैग। अब स्टाइल टैग समझने के लिए अगेन थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। लिख लिया टाइटल? बढ़ूं आगे? अब मैं यहां से बेस वगैरह सब हटा रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं ना। सपोज करिए हम एससीए के लिए होम पेज बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूं मैं एससीए के लिए कुछ टेक्स्ट लिखूं और वो टेक्स्ट पे कुछ कलर लगाऊं। टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट पे कुछ कलर लगाना है। टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट उठा के हम कॉपी कर लेते हैं और आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, कुछ भी बोलिए आपके लिए टेक्स्ट बना के। होम पे गया और मैंने यहां से ये कुछ टेक्स्ट कॉपी करा, ठीक है। सबसे पहले तो इतना सारा टेक्स्ट अगर होता है तो एचटीएमएल आपको रिकमेंड करता है आप उसे दिखाएंगे पैराग्राफ में। किसमें दिखाएंगे? पैराग्राफ में। पैराग्राफ वही है जो आप इंग्लिश में जानते हैं। A paragraph is a collection of sentences that is called as paragraph, ठीक है। और डिटेल आएगी जब हम बॉडी टैग में चलेंगे, बट अभी के लिए आप जो कर रहा हूं उस पर फोकस करें। पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? पी लिखते हैं, पी के अंदर फिर हम अपना टेक्स्ट लिख देते हैं। बिना पी के भी लिख सकते थे, लेकिन पी लिखेंगे तो इसके ऊपर स्टाइलिंग करना आसान होगा। स्टाइलिंग करना मतलब कलर, फॉन्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर टेक्स्ट कॉपी कर दिया,
जब मैं इस पेज को रन करूंगा, एज यू ऑल कैन प्रेडिक्ट, मेरे पेज का मुझे ये वाला आउटपुट मिलेगा, है ना। ये भी मैं सोचेगा ये और एससे लाइव की साइट पे जो फॉन्ट है, दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है सर? तो डिफरेंस दोनों में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां फॉन्ट सेटिंग्स बदली हुई है विद द हेल्प ऑफ सीएसएस, और मेरे पेज पे जो फॉन्ट आ रहा है वो ब्राउजर डिफॉल्ट है, और ब्राउजर डिफॉल्ट फॉन्ट 99% केसेस में टाइम्स न्यू रोमन होता है, 16 पिक्सल की साइज का होता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ब्राउजर डिफॉल्ट्स। क्या बोलते हैं? ब्राउजर डिफॉल्ट। तो ये जो आप फॉन्ट देख रहे हैं ये ब्राउजर की तरफ से टाइम्स न्यू रोमन है, और जो इसकी साइज है वो ब्राउजर की तरफ से 16 पिक्सल है। ये सब बदला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सीएसएस, बट अभी हम सीएसएस पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम देखते हैं इसका कलर कैसे बदलेंगे हम। ठीक है, तो इसका कलर बदलने के लिए जो आउटडेटेड तरीका है, पहले मैं आपको बता रहा हूं। आउटडेटेड तरीका है कि हम इस काम को करने के लिए एक टैग यूज करें जिसका नाम है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग HTML4 का टैग था, और HTML5 ने इस फॉन्ट टैग को डेप्रिकेट कर दिया है। डेप्रिकेट का मतलब होता है भविष्य में ये टैग ब्राउजर में से और HTML में से ड्रॉप हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डेप्रिकेटेड टैग्स। और अगर आपको लग रहा है आपको कैसे मालूम, तो आपको कोई भी जानकारी HTML के बारे में चाहिए हो तो मैं आपको HTML का ग्रंथ बताता हूं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप इस वेबसाइट को लॉक कर ले दिमाग में, जब कुछ पूछना हो पता करना हो इस पे जाएं। वेबसाइट का नाम है MDN। MDN फुल फॉर्म है मोजिला डेवलपर नेटवर्क। जब भी आपको कुछ पता करना हो इस वेबसाइट से पता करें। ये मोजिला वालों की वेबसाइट है, और मोजिला से ऑथेंटिक कोई नहीं है जो आपको HTML के बारे में कुछ चीजें बताएगा। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और रिसर्च करनी हो तो आप MDN पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉन्ट टैग। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि फॉन्ट टैग डेप्रिकेट हो गया है। ठीक है, आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक MDN का लिंक मिलना चाहिए। ना मिल रहा हो तो MDN टाइप करिए ताकि आपको MDN का लिंक मिले। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, MDN developer.mozilla.org। खोलिए और देखिए MDN आपको फॉन्ट टैग के बारे में क्या जानकारी देता है। पढ़िए, पहला ही पैराग्राफ क्या कह रहा है। पहला ही पैराग्राफ कह रहा है ये डेप्रिकेटेड है, दिस फीचर इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड। रिकमेंडेड के सपोर्टेड? रिकमेंडेड। सपोर्टेड है बट रिकमेंडेड नहीं है। मतलब अभी चलेगा। नो वन नोज आने वाले दिनों में यूजर अपने ब्राउजर्स को चेंज करें और क्रोम वालों ने अपनी पॉलिसी बदल दी तो आपकी वेबसाइट ब्रेक हो जाएगी, आपकी वेबसाइट पे फॉन्ट टैग काम करना बंद कर देगा। इसलिए इस फॉन्ट टैग को यूज नहीं करना है, बट मुझे बताना है आपको ताकि आपको पावर समझ में आए इससे बेहतर टैग की जिसका नाम है स्टाइल टैग। तो अब देखिए फॉन्ट टैग यूज कैसे करते हैं अपन लोग। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड एनवायरमेंट में, और VS कोड में आकर मैं यहां पर लिखूंगा फॉन्ट। जैसे IMG के साथ था SRC, जैसे बेस के साथ था HREF, ऐसे फॉन्ट के साथ होता है कलर। कलर इज इक्वल्स टू, कलर की स्पेलिंग गौर कीजिएगा, COLOR नॉट LOUR। और आप यहां पर आप कलर बता दें जो भी कलर आपको चाहिए। मैं चाहता हूं ब्लू कलर में मेरे फॉन्ट का या टेक्स्ट का आउटपुट आए। तो ये फॉन्ट है, फॉन्ट कंटेनर टैग है। तो जहां से लेकर जहां तक आपको फॉन्ट टैग चाहिए उतना पोर्शन आप फॉन्ट के अंदर एनक्लोज कर ले। नाउ एज यू कैन सी आउटपुट आपको सही मिलेगा। हालांकि एक चीज आपके नोटिस में आई, आपकी नजरें तेज हैं, देखिए ध्यान से। क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं फॉन्ट टैग रेड कलर में आ रहा है, बाकी ब्राउन में आ रहे हैं? क्यों आ रहा है? क्योंकि VS कोड इतना स्मार्ट एडिटर है कि वो आपको रेड कलर में फॉन्ट टैग दिखाकर ये बता रहा है दिस टैग इज डेप्रिकेटेड, आप इसको यूज ना करें। बहुत ध्यान से देखिए, बॉडी P इनका कलर अलग है, फॉन्ट का कलर अलग है। इसलिए नहीं कि उसके साथ कलर है, इसलिए कि वो डेप्रिकेटेड टैग है। इसका मतलब जितने टैग आउटडेटेड होंगे उन सब का कलर आपको VS कोड में रेड मिलेगा। हाँ जी, वो नहीं, वो टैग नहीं है बेटा, वो छोड़ दो, वो तो अपने आप में लैंग्वेज है। टैग की बात कर रहा हूं मैं, फॉन्ट। ठीक है, अब जितने लाल देखेंगे सबको थोड़ी ना अपन को इंडिकेट करना ये गलत है, ऐसा नहीं है। टैग का कलर अगर रेड आए तो ठीक है। अब आप पेज रन कीजिए तो आपको आउटपुट में दिखेगा ये ब्लू कलर में। ठीक है, आपका जवाब होगा सर चल तो रहा है, डेप्रिकेटेड हो गया बट अभी तो चल रहा है, यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? चलिए माना अभी तो चल रहा है। अभी बताइए, एक वेब पेज पे ढेर सारे पैराग्राफ्स होंगे और जनरली आप देखते होंगे पैराग्राफ्स सेम कलर में आते हैं। रंग इंद्रधनुषी वेबसाइट कोई नहीं बनाता,
है ना, जनरल यूजर्स के लिए हम पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर सेम रखते हैं। अब इमेजिन करिए इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ और लेकर आता हूं, तो एसए लाइव से ही एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। तो यहां से मैंने ये सेकंड वाला पैराग्राफ कॉपी करा। नाउ व्हाट आई वांट, इस पैराग्राफ का कलर भी मेरी वेबसाइट पे मेरे को ब्लू दिखे। पहले तो ये पैराग्राफ बनाएंगे कैसे, सेम पी लिखेंगे आप, पी के अंदर अपना ये कोड पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ठीक है, अभी हम एसए लाइव से कॉपी कर रहे हैं, आगे चलकर फिर मैं आपको डमी टेक्स्ट लाना बताऊंगा कैसे लाते हैं, ताकि आपको जगह जगह से कॉपी ना करना पड़े। ठीक, अब यहां पर अपन फिर से फॉन्ट लिखेंगे, फिर से हम लोग यहां पर लिखेंगे फॉन्ट फॉलोड बाय कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। ये आपको यहां भी करना पड़ेगा मेंशन। ठीक है, और वापस फॉन्ट की करनी पड़ेगी आपको क्लोजिंग। नो डाउट आप अपना टास्क, अपना मकसद अचीव करने में सफल होंगे। दोनों पैराग्राफ्स आपको ब्लू कलर में नजर आएंगे, बट द अप्रोच यू हैव टेकन इज टोटली आउटडेटेड एंड नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। इसलिए नहीं कि डेप्रिकेटेड है, इसलिए कि आप उतने फॉन्ट लगाएंगे जितने आपके वेब पेज में पैराग्राफ्स होंगे। अब सोचिए कल को आपकी कंपनी आपको ये बोलती है कि यार ब्लू कलर में नहीं, ये हमें फॉन्ट का कलर येलो चाहिए, तो आपको जितनी जगहों पर फॉन्ट टैग लगा होगा सब जगह जाकर ये कलर इक्वल टू ब्लू को चेंज करना पड़ेगा कलर इक्वल टू येलो में। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए CSS आई है, और CSS का कोड HTML के साथ अटैच करके बड़े आराम से आप ये कलरिंग वाला पार्ट कर सकते हैं हैंडल। याद रहे हम अभी CSS नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ हेड के उस स्टाइल टैग की पावर देख रहे हैं जिसका नाम है स्टाइल, और स्टाइल के अंदर जो हम कोड लिखने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड CSS कोड। तो कैसे करते हैं स्टाइल टैग का यूज, ये फॉन्ट पूरे को हटा दीजिए, नहीं चाहिए हमें फॉन्ट टैग के थ्रू कलर, यहां से भी हटा दें, यहां से भी हटा दें। एज यू कैन गेस आउटपुट विल अगेन चेंज टू ब्लैक कलर। सेव नहीं करा होगा शायद मैंने, या मैंने रिफ्रेश नहीं करा, राइट, आउटपुट इज अगेन इन ब्लैक कलर, फाइन। अब मैं चाहता हूं मैं CSS के थ्रू, या यूं कह लीजिए सही तरीके से पैराग्राफ्स का कलर चेंज कर दूं। तो इसके लिए हम हेड में जाकर लिखते हैं स्टाइल। अब जो स्टाइल के अंदर आप लिखने जा रहे हैं वो CSS कोडिंग है, और CSS कोडिंग में जो हम लिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं रूल सेट। क्या बोलते हैं, रूल सेट। हम CSS में बनाते हैं रूल सेट। ठीक है, आपको किसका कलर बदलना है, तो आप बोलोगे सर पैराग्राफ का, तो आप यहां सबसे पहले लिखेंगे P, टैग का नाम लिखेंगे विदाउट एंगुलर ब्रैकेट्स, राइट। अगर आपको लग रहा है किसी और टैग का बदलना होता तो उस टैग का नाम लिखते। ठीक है, इसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज होंगे। क्या करना है आपको इस पैराग्राफ टैग पे, तो आप बोलोगे कलर बदलना है। तो CSS ने हमें कलर नाम का प्रोवाइड करा है प्रॉपर्टी। HTML में क्या होता है, एट्रीब्यूट, CSS में बन जाती है प्रॉपर्टी, और HTML में P कौन है, टैग है। यहां पर याद रखिएगा ये पूरा कोड जो मैं लिख रहा हूं वो तो कहलाएगा रूल सेट, वोकैबुलरी सुनिएगा। लेकिन अगर कोई बोलेगा ये P क्या है, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर। क्या बोलते हैं, सेलेक्टर। तो HTML में हम क्या बनाते हैं, रूल सेट्स बनाते हैं। रूल सेट्स किस पे अप्लाई होते हैं, सेलेक्टर्स पे अप्लाई होते हैं, और सेलेक्टर पे क्या अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा कलर कोलन, इस बार कलर बदल देते हैं, और आप नोटिस करिए VS कोड का भी दिल खुश हो गया कि प्रोग्रामर ने सही तरीका लिया है, वो कलर सजेस्ट भी कर रहा है। अभी तक नहीं कर रहा था गुस्से में, क्योंकि आप फॉन्ट टैग यूज कर रहे थे, अब आप सही तरीका ले रहे हैं, तो यहां से आपसे कलर ले रहा है। मैं इस बार कलर चाहता हूं ग्रीन, तो मैंने ग्रीन ले लिया, ये ग्रीन लिखिए, यहां कोई डबल कोट नहीं आएगा, और बिल्कुल C लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज की तरह लास्ट में लगाते हैं हम लोग सेमीकोलन। इसमें किसको क्या बोलते हैं मैं लेबलिंग कर रहा हूं, तो उसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। CSS आने में अभी 1 महीने का टाइम है, लेकिन आप थ्योरी अभी से सुनना स्टार्ट कर दें। अगर मैं आपसे पूछता हूं दिस होल कोड व्हाट डू वी कॉल इट, तो आप बोलोगे सर दिस होल कोड इज कॉल्ड एज रूल सेट। So what is CSS? CSS is a language of creating rule sets. जैसे HTML is a language of creating structure of the page. CSS is a language for creating rule sets for the page. What are rule sets? Rule sets मतलब किस तरह से पेज के कंपोनेंट्स पे कलरिंग, फॉन्ट, पोजीशंस को सेट करना है। ओके, What is P? अगर HTML होता तो हम बोल रहे होते P is a tag. अभी हम लोग बोलेंगे P is a selector. सेलेक्टर का मतलब समझते हैं, चिन्हित करना, चिन्हित करना। आप मार्क कर रहे हैं कि ये जो P टैग है ना,
मेरे को इस पी टैग पे कलर लगाना है, राइट। व्हाट इज कलर? वैसे तो कलर फॉन्ट के लिए एट्रीब्यूट था, बट सीएसएस में हम लोग एट्रीब्यूट नहीं बोलते, सीएसएस में हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। सो कलर इज अ प्रॉपर्टी। और ये मत सोचिएगा मुझे कैसे पता कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी है, वो आप सीएसएस पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रॉपर्टीज की लिस्ट दूंगा, उससे आपको पता चलेगा। जैसे आप पूछ सकते हैं सर कलर नहीं, मेरे को फॉन्ट बदलना होता तो, मेरे को फॉन्ट की साइज बदलनी होती तो, इन सब के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो सीएसएस ने डिफाइन कर रखी है, राइट। और ये ग्रीन क्या है? तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। और यहां पर आप प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ लिख सकता हूं। अभी तो कलर बदल रहा हूं, फॉन्ट बदल सकता हूं, बॉर्डर ला सकता हूं, पोजीशन बता सकता हूं, पैराग्राफ की इधर उधर शिफ्ट करनी है, उन सब को हम लोग बोलते हैं, ये कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं रूल सेट, और जिस पे लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टर। एक और डाउट दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर ये पैराग्राफ का कलर ग्रीन करेगा, तो मेरा जवाब है दोनों का कलर ग्रीन करेगा। 100% दिमाग आपका पूछेगा दोनों को अलग अलग कलर देना हो तो, दोनों को अलग अलग कलर देना हो वो भी हम करेंगे यूजिंग सीएसएस। उसके लिए हमें इन पैराग्राफ्स को देनी पड़ती है आईडी। क्या देनी पड़ती है? आईडी देनी पड़ती है। आईडी क्या होता है? नाम से गेस करिए, वही होता है जो आपका रोल नंबर होता है। जैसे आपका रोल नंबर आपको आइडेंटिफाई करता है सारे स्टूडेंट्स के बीच में, यूनिक होता है। यस, ऐसे आईडीज यूनिक नंबर्स होते हैं जो हम टैग्स को दे देते हैं और टैग उसके माध्यम से पहचाने जाते हैं। अदरवाइज अगर आप आईडी नहीं दे रहे हैं तो फिर ये एक सेलेक्टर उन सभी टैग पे लगेगा जिनका नाम पी टैग है। तो अगर मैं आपसे बोलूं अब इसको हिंदी में पढ़ दो, तो आप बोलोगे सर इसका हिंदी वर्जन है इस पेज पे जितने पैराग्राफ्स आए उन सब का कलर कर दिया जाए ग्रीन। ये अपन लोगों ने सीएसएस के थ्रू ब्राउजर को बताया, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड वे। अब आप अगर इस पेज को सेव करके ये हटाओ, ये हटा दो, हट जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा, आपने लिख लिया, किसको क्या बोलते हैं? गुड। अब आप इसको सेव कीजिए एंड सी फॉर योर सेल्फ, नाउ एंटायर पैराग्राफ्स आर इन ग्रीन कलर। अब अगर आपको कभी फ्यूचर में कलर बदलने की जरूरत पड़ी, यू डोंट हैव टू चेंज कलर एवरी टाइम। आप बस इधर पहुंचो, यहां पहुंच के बोलो मुझे इसकी जगह चाहिए गोल्डन रेड और गोल्डन रेड। हाँ, तो अब आप नोटिस करिए कलर गोल्डन रॉड, सॉरी, कलर विल बी गोल्डन रॉड, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और टेंशन मत दीजिएगा, सीएसएस के पास मिलियंस ऑफ कलर्स अवेलेबल हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि जो कलर बनता है वो तीन चीजों की कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू, और इनमें से हर एक के 256 शेड्स होते हैं। कितने शेड्स? 256 शेड्स होते हैं। तो 256 इंटू 256 इंटू 256, इसका जो आंसर आएगा उतने कलर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इन सीएसएस। ये भी टेंशन मत लीजिएगा इतने कलर मेरे को तो याद ही नहीं होंगे, तो इंटरनेट पे ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं कलर जनरेटर, वहां पर आपको एक कलर का है, और जैसे आप ऊपर नीचे उस पैलेट को करते हैं अलग अलग तरह के कलर्स आते रहते हैं। आपको याद कुछ नहीं रखना होता है, बस आपको पता होना चाहिए जो चीज चाहिए उसकी डिटेल्स मुझे कहां मिलेंगी। अभी जो मैं यूज कर रहा हूं वो स्टैंडर्ड कलर यूज कर रहा हूं, स्टैंडर्ड कलर गिने चुने हैं, लेकिन कई तरह के कलर्स आप ले सकते हैं और उसके लिए वेबसाइट्स हैं जो आपको अलग अलग कलर्स लाकर देती हैं। समझ आ गया स्टाइल टैग का पर्पस? राइट। तो स्टाइल टैग क्या करता है? स्टाइल टैग हमें रूल सेट्स लगाने देता है। किस पे लगते हैं ये रूल सेट? वैसे तो लगते हैं एचटीएमएल के टैग्स पे, लेकिन सीएसएस में हम लोग बोलते हैं ये लगते हैं ऑन सेलेक्टर्स। रूल सेट के अंदर क्या होता है? प्रॉपर्टीज। हर प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड होती है कोई ना कोई वैल्यू। बस प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में इक्वल टू लगाते हैं, यहां पर हम लोग कोलन। प्रोग्रामिंग होती तो हम बोलते हैं x इक्वल टू 10, यहां हम बोलते हैं कलर कोलन गोल्डन रॉड। वी डू नॉट पुट असाइनमेंट ऑपरेटर, वी पुट कोलन, एंड दिस इज ऑल सिंटेक्स ऑफ सीएसएस। एक और बात, एचटीएमएल केस सेंसिटिव है? नहीं है। सीएसएस भी केस सेंसिटिव नहीं है। तो अगर आप मुझे बोले सर ये पी कैपिटल कर दूं तो, कलर की स्पेलिंग में COLOR अपर केस में लिख दूं तो, कोई परेशानी नहीं है। बट रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस कि आप टैग का नाम, प्रॉपर्टीज का नाम स्मॉल केस में ही लिखें। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इसकी पॉइंट्स पे। सो व्हाट डज पी टैग डू? पॉइंट नंबर 1, इट इज ऑल्सो चाइल्ड टैग ऑफ हेड टैग। इट is also child tag of the head tag. Number 2, we use it for applying क्या? बोलो जल्दी। for applying, हाँ, CSS क्या?
CSS rule sets. We use it for applying CSS rule sets on the current HTML पेज. करंट का मतलब समझ रहे हैं? जिस पेज के हेड टैग में ये लिखेंगे उसी पेज पे इफेक्ट आएगा. On the current HTML page. And what is the syntax? Syntax is very simple. यहां आप लिखते हैं सेलेक्टर का नाम, उसके बाद कर्ली ब्रेस, उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद कोलन, और प्रॉपर्टी की आप दे देते हैं वैल्यू. ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट कहीं नहीं आएंगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए है. एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं P कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस के अंदर आपने बोला कलर, कलर के लिए आपने वैल्यू दे दी ग्रीन. ये बन गया आपका CSS रूल सेट जो पैराग्राफ सेलेक्टर पे हो रहा है अप्लाई. हो गया, उतार लिया, कोड उतार लीजिए. पैराग्राफ में पूरी लाइनें मत लिखने बैठ जाइएगा, खाली स्टाइल उतार लें और पैराग्राफ में कुछ भी लिख दें, हेलो हाय. बहुत बढ़िया प्रशांत. अगर किसी एक वर्ड का कलर बदलना हो तो हम लोग स्पैन टैग यूज करते हैं. पढ़ेंगे अपन, ये भी HTML में बॉडी में यूज होता है. आप सबने समझा प्रशांत का डाउट? प्रशांत ने बोला मुझे किसी एक वर्ड का कलर बदलना हो, तो अगर किसी एक वर्ड का कलर बदलना हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं स्पैन टैग. स्पैन, SPAN, स्पैन. हो गया? तो इतने का प्रैक्टिकल करिए. अगले लेक्चर में बात होगी लिंक टैग के बारे में, मेटा के बारे में और स्क्रिप्ट के बारे में, और फिर हम चलेंगे बॉडी की तरफ. बॉडी टैग को ऑफिशियली लेंगे. अपना डिफरेंट के लिए आई यूज करेंगे अपन, वो पढ़े आगे जब CSS स्टार्ट होगी. अभी तो मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है स्टाइल यूज कैसे करते हैं. ठीक है, नोट्स आप लोग के टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी स्लाइड्स आ जाएंगी. क्लास मंडे है सेम टाइम. जावा की क्लास, हाँ एक मिनट रुकिएगा. इनकी इंदुपुरी वालों की जावा, इंदुपुरी वालों की जावा, अरे संडे, एक मिनट बता रहा हूं जावा का टाइम.